और पीछे हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें से हम देख लेते हैं कि लास्ट पे जहाँ से हमने चीज़ को छोड़ा था। हम बात कर रहे थे जहाँ से हमने अपने लेक्चर को छोड़ा है, वो ट्रेडिंग के रूल्स थे कि हम जो ट्रेड के रूल हैं उसको किस तरह से फ़ॉलो कर सकते हैं और स्पोर्ट फ्यूचर के हवाले से मैंने आपके साथ चीज़ को अपडेट किया था कि स्पोर्ट के बीच में क्या चीज़ होती है और फ्यूचर के बीच में क्या चीज़ होती है और दोनों के अंदर पोटेंशियल किस तरह से है। फिर ट्रेडिंग के मैंने कुछ आप लोगों के साथ उसूल जो थे उसके जो रूल्स थे वो मैंने शेयर किए थे। आज जो हमारा बेसिकली लेक्चर है वो है ट्रेडिंग का जो रोड मैप है उसके ऊपर है, कि जब आप इस फील्ड को चूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोटेंशियल क्या है। यानी कि आपका ये रोड मैप बन के आ जाएगा। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो स्टॉक और वर्सेस वो क्रिप्टो है। स्टॉक और क्रिप्टो के बीच में हम इस चीज़ को देखेंगे कि दोनों के अंदर कौन-सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ट्रेडिंग और फिज़िकली मार्केट जो है, अगर दोनों का हम कंपेयर करते हैं, ट्रेडिंग से मुराद हमारी दोनों चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट है और इसके बाद हमारी क्रिप्टो दोनों ही मार्केट है और फिज़िकल से मुराद ये चीज़ है कि जब हम ऑनलाइन कोई भी बिज़नेस हम कोई भी फिज़िकल मार्केट में बिज़नेस करते हैं, आप कोई शॉप रन करते हैं, आप कोई क्लिनिक रन कर रहे हैं या किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, फिज़िकल से मुराद ये चीज़। तो दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको क्लियर करना है। वो कौन से हैं? ट्रेडिंग वर्सेस फिज़िकली मार्केट। यू आर अंडरस्टैंड द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिकल सर्कल। आपको इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी का सर्कल चल रहा है ना, उसको समझना पड़ेगा, जो उसके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ट्रेड को ही चूज़ करो। ट्रेडिंग के अंदर आपको वो पोटेंशियल मिल सकती है कि दी हाईएस्ट पोटेंशियल मार्केट बिकॉज़ नोबडी इन द वर्ल्ड कैन लीव द बेसिक थिंग ऑफ लाइफ स्पेंडिंग यू नो व्हाट आर दीज़। अब ये कौन-सी चीज़ें हैं? अगर मैं आपसे ये चीज़ बोलूँ कि इंसान जब पैदा होगा, पैदा होने के बाद अगर आप देख लो जब छोटा बच्चा है तो उसकी कौन-कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? डेफिनिटली व अगर वो ऑपरेट से हुआ है, अब ऑपरेट के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल आपकी हो रही हैं, जो वहाँ पे टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपके वो चीज़ें भी ज़ाहिर-सी बात है किसी चीज़ से बनी होंगी। वो बच्चे को जो कपड़ा पहनाया जा रहा है, वो भी चीज़ किसी चीज़ से बनी होगी। तो इन शॉर्ट इंसान के पैदा होने से लेकर उसकी कब्र की तख्तियों तक उसके जितने भी लवाज़िमात हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं, अगर हम उन चीज़ों को देखें, तो उनके बगैर इंसान की ज़िंदगी, उसका जीना मुहाल है। वो इंसान जी नहीं सकता। रोटी के बगैर इंसान रह सकता है? डेफ़िनिटली नहीं रह सकता। तो क्या फूड के अंदर अगर हम देखें, गंदम हो गई, आपकी कपास हो गई, आपका ये चावल हो गया, कोई भी जो आपकी अजनास हैं, उनकी पैदावार होती है ना, तो जब उनकी पैदावार हो रही है, तो आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। ऐसे ही है ना? कोई भी चीज़ है, आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। इसी तरह से अगर हम ये चीज़ देखें कि इंसान मर गया, मरने के बाद कफ़न है, दफ़न है, जो भी चीज़ें हैं, वो भी चीज़ें किसी न किसी चीज़ों से बनी होंगी। तो इसको अगर आप कंपेयर करते हो फिज़िकल मार्केट के साथ, तो फिज़िकल मार्केट के अंदर आप बाउंड हो किसी एक स्पेसिफिक फ़ील्ड में। अगर आप क्लिनिक रन कर रहे हो, तो क्लिनिक में किसी स्पेसिफिक फ़ील्ड में कर रहे होगे। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो फ़िज़िकल एतबार के साथ कोई शॉप रन कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली आपने कोई पूरी दुनिया का स्टॉक तो वहाँ पे उठा के फेंका नहीं होगा। कोई आपने स्पेसिफ़िक फ़ील्ड ली होगी। जबकि ट्रेडिंग की दुनिया में आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जो चाहो खरीद सकते हो, जो चाहो आप सेल कर सकते हो। आप इस चीज़ के ऊपर मेरे साथ एग्री करते हैं? अगर आपको ऑयल चाहिए, आप खरीद सकते हो। अगर आपको क्रूड ऑयल की मैं बात करता हूँ, अगर आपको किसी भी किस्म की कीमती धात चाहिए जैसे इटालियन हो गया या लिथियम हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ नेचुरल जो चीज़ें हैं या गैस हो गया, आप उसको बाय कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो। इवन कि कोई कंट्री की भी कैद नहीं है। आप पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे जाके आप उसको सेल कर सकते हो, यहीं पे बैठे-बैठे इंटरनेट के तवस्सुल के साथ। अब इन दोनों के अंदर स्टॉक और क्रिप्टो ये चीज़ तो क्लियर होगी ना कि नेसेसरी चीज़ें हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते। फिज़िकल के साथ अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया को कंपेयर करते हो तो डेफिनिटली आपको जो चांसेस मिलेंगे ज़्यादा पोटेंशियल के, वो ट्रेडिंग की दुनिया में मिलेंगे। क्योंकि आपने वहाँ पे जाकर एनालिसिस कर लिया, आप उसके पोटेंशियल को देख लिया। अब अगर हम आते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर आप किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे अंदाज़ के साथ लेके चल सकते हो। या मेरी जो चॉइस है वो किस चीज़ की है कि माय चॉइस इज़ ट्रेड एंड इन ट्रेड इज़ क्रिप्टो। अब ऐसी बात नहीं है कि मैंने फॉरेक्स के अंदर ट्रेड नहीं की है, स्टॉक मार्केट में मैंने ट्रेडिंग नहीं की है, शेयर्स मार्केट में मैंने ट्रेड नहीं की। वो अपनी जगह पे बजा हैं, वो अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल है ना, वो किसके अंदर है? क्रिप्टो की मार्केट में। उसके कुछ रीज़न्स हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ।
कि व्हेन पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन एनी टाइप ऑफ बिज़नेस, दे हैव 3 एक्सपेक्टेशंस अबाउट इट। फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड सेफ्टी, थर्ड रेवेन्यू। जब भी कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की वो कोशिश करता है या वो तहैया कर लेता है या वो नियत कर लेता है और वो सोचता है कि यार मैं इस बिजनेस के बीच में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। ये अपने ज़हन में रखिएगा। फिजिकल भी करोगे, इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप ऑनलाइन करोगे, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग में जाके करोगे, फेसबुक के इंस्टीम एड्स के ऊपर जाकर कर लोगे, सोशल मीडिया का कोई भी आपका प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे जाकर आप करना चाहते हो, आप वेबसाइट्स पे करना चाहते हो, ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो, तो नेसेसरी जो चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कभी भी अपना बिज़नेस नहीं कर सकते। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप जॉब भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आप अपने टाइम को दे रहे हो। जब आप अपने टाइम को वहाँ पे दे रहे हो तो डेफिनिटली क्या हो रहा है, वो आपके टाइम के बदले में आपको पैसा मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की हो रही है? आपके टाइम की हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट का जो लफ्ज़ है ना, इसके बगैर आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते। लेकिन इसके मुतबादिल अगर हम ये चीज़ें देखें, इसके बरअक्स के हम उससे जो वो एक तवक्को रख रहे होते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए अगर हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं। हमें ग्रोथ उसमें कैसी नज़र आ रही है कि यार ये मेरा जो बिज़नेस ये आगे बढ़ने वाला है या नहीं है। सेकंड नंबर पे सेफ्टी होती है, क्या ये बिज़नेस ठीक है, इसके बीच में मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा या जिसके साथ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या ये मेरा पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा? सपोज़ करें कि अगर आप ऐसी किसी भी हो जाते हो उसके ऊपर साइट के ऊपर जैसे सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल आपके सामने अभी लेटेस्ट चल रही है, फोर्सैक की चल रही है। इससे पहले यूजी था, एचटी फोर्स था, इस तरह की वेबसाइट्स आई थी, जो इन्वेस्टमेंट का आपको प्लान देती हैं या कोई भी ऐसा बंदा कि जो आपको डबल शाह बनाने की कोशिश कर रहा है कि जिसको पता ही नहीं है कि वो कोई भी उसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, टर्म्स नहीं है। अगर हम अपनी बात करें बीटीएम की तो हमने जो अपना एक मॉड्यूल रेडी किया हुआ है, उसके पूरे के पूरे रूल्स हैं। हम उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। उसको मुकम्मल एक तसल्ली देते हैं सेफ्टी के लिए। अब सेफ्टी के लिए उसको चेक भी मिल जाता है उसकी इन्वेस्टमेंट का, इसके अलावा वो स्टाम्प पे करना चाहे स्टाम्प पे भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी किसी कंपनी के साथ जाते हो या ऐसे किसी बंदे के साथ जाते हो कि जहाँ पे आपको सेफ्टी नहीं मिल रही, तो आप फ़ियर में रहोगे ना, डर रहेगा, आपको खौफ रहेगा कि यार मैं क्यों इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करूँ जब मेरा पैसा लॉस हो सकता है। एक है बिज़नेस के अंदर लॉस हो जाना, एक है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ही आपके माइंड में वो चीज़ आ जाना कि यार मेरे साथ धोखा हो जाएगा। दोनों के बीच में फ़र्क है। कोई भी बिज़नेस रिस्क के बगैर नहीं होता, ये ज़हन में चीज़ रखिएगा। हर बिज़नेस के अंदर रिस्क लाज़मी होता है। जैसे जॉब के बीच में रिस्क होता है ना, मैं बॉस को काम अगर अच्छा नहीं करके दूँगा, मैं टाइम पे उसको प्रोजेक्ट में हैंडओवर नहीं करूँगा, मैं अपने काम को मुकम्मल नहीं करूँगा, मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं करूँगा, तो मेरी जॉब खतरे में है, वो मुझे किक आउट कर देंगे। इसी तरह से बिज़नेस के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं कि अगर मैं खुद अपना कर रहा हूँ, मैं उसको टाइम नहीं दूँगा, मैं उसके साथ मोहब्बत नहीं करूँगा, मैं उसके साथ इश्क-मशूक़ी वाले जो वो होते हैं ना टाँके वो मैं फिट नहीं करूँगा, तो वो बिज़नेस मुझे कभी भी आगे लेके नहीं जाएगा। अगर प्यार करना अपने बिज़नेस के साथ करें, ये आपको आगे लेके जाएगा, ये पोटेंशियल देगा आपको। इसलिए वहाँ पे क्या है, आपको अगर सेफ ज़ोन में रहना है तो उसकी सेफ्टी देखनी पड़ेगी। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है उसका रेवेन्यू आता है। अब रेवेन्यू किस चीज़ का है कि यार जिसके बीच में इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, क्या वाक़ई ही इसमें से मुझे इतना रेवेन्यू मिल सकता है या नहीं मिल सकता? अब वो रेवेन्यू क्या चीज़ है कि अगर हम दोनों चीज़ों को देखें, जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि इफ वी सी द फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेक्टेशंस, we see them in the digital market have the potential, but if we look at the revenues, then just the trading world has the higher scale revenue. अगर हम कंपेयर करते हैं रेवेन्यू के हवाले से कि भाई डिजिटल मार्केट के अंदर भी रेवेन्यू है, तो इसके मुकाबले में ट्रेडिंग के अंदर उससे ज़्यादा पोटेंशियल है। जो बंदे एसईओ के अंदर वर्क करते हैं, वो इस एग्ज़ाम्पल को बड़े अच्छे अंदाज़ के साथ समझ सकते हैं कि भाई ट्रेडिंग की दुनिया में जो एसईओ की फ़ील्ड है, वहाँ पे एक वेबसाइट को हैंडल करने के लिए आपको कम से कम 6 माह से लेकर के 1 साल का अरसा द जो ना दरकार होता है। आप 6 माह से लेकर 1 साल के अरसे तक, यानी कि 12 महीने का एक आइडिया लगा लें या मिनिमम 6 महीने तो कहीं पे भी नहीं गए एसईओ के प्रोजेक्ट से रिज़ल्ट लेने के लिए। तो जब 6 महीने की आप वहाँ पे मेहनत लगा रहे हो, उसके बाद जाके आपकी वेबसाइट जो है ना वो रैंक होगी, फिर जाके आप उस इस काबिल बनेगी कि आप उसको फ्लिप कर सकते हो या आप उससे कोई प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हो या एडसेंस के ज़रिए आप वहाँ से प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हो या एफ़िलिएट मार्केटिंग करके आप अपने ब्लॉग से, अपनी वेबसाइट से प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हो।
सिमिलरली आप वहाँ पे चले जाओ यूट्यूब के ऊपर आपका चैनल है, वहाँ पे आप नॉलेज शेयर कर रहे हो या किसी भी फ़ील्ड के बीच में आप वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर इसके मुकाबले में हम प्रॉपर तौर पे किसी स्किल को लेकर आएँ, ऐसी स्किल को कि जो मेजर स्किल आपके पास और ट्रेंड के साथ ट्रेंड जैसे-जैसे चलता जाएगा, वो ट्रेंड के साथ आपके आपके साथ-साथ कंटिन्यू करती जाएगी। वो क्या चीज़ है? वो ट्रेडिंग है। मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ आपको फिर से एसईओ की, आप उसमें देखें एक बंदा 3 महीने मेहनत करता है, 4 महीने मेहनत करता है। गूगल का कोई ना कोई एल्गोरिथम जो है वो अपडेट हो जाता है, उसकी जो अपडेट आ जाती है, कोई ना कोई। आपकी जो रैंक वाली वेबसाइट्स होती हैं, वो भी नीचे डाउन में चले जाते हैं, ट्रैफिक काफ़ी नीचे आ जाती है। सेम यूट्यूब के ऊपर अगर आपकी कोई ऐसी अपडेट आ जाती है, कोई पॉलिसी आ जाती है, आपके बने-बनाए जो चैनल है वो रैंक में होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। इनकार नहीं कर रहा मैं कि इसके अंदर पैसा नहीं है, पैसा है। पॉइंट वही आपका हाइलाइट मैंने किया है। क्या है? इसके अंदर पोटेंशियल है, पैसा मिलता है, लेकिन ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ये टाइम रिक्वायर्ड है ये इसके अंदर। टाइम आपसे माँगता है। इसी तरह से अगर हम रिटर्न की तरफ आएँ कि जो रेवेन्यू हमारा रिटर्न होता है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स इन अ ईयर 10% ऑफ रिटर्न इज़ द कंसीडर गुड रेवेन्यू ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप देखते हो, उसके रेवेन्यू को हमेशा वो 12 महीनों के ऊपर उसका आरओआई चेक करते हैं कि 12 महीने बाद वो जो मुझे उस इन्वेस्टमेंट का आरओआई मिल रहा है, वो कितना है। अगर तो 10% के करीब आ रहा है, इट्स मीन यानी कि 1 लाख के पीछे अगर 10% हम लगाएँ, ₹10,000 बनता है। वो ये कहते हैं कि अगर 10% 1 साल में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है, तो ये एक अच्छा प्रॉफिट है, उसको अच्छा कंसीडर करते हैं। चौथे नंबर के ऊपर क्या चीज़ है कि अगर दोनों अब सारी चीज़ों को मैं अगर कंपेयर करता हूँ, तो वो क्या चीज़ आ जाती है जो मैं पहले आपसे शेयर कर चुका हूँ। बट एज़ अ हाई रेवेन्यू एंड सेफ्टी, हमने सेफ्टी भी देखनी है और हमने उसके अंदर क्या चीज़ देखनी है जो हमने पहला अपना टॉपिक रखा हुआ था, क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट दोनों के बीच में। और साइड पे अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे आपके साथ चीज़ की शेयरिंग भी की हुई है कि भाई ये चीज़ इस जगह पे आप देखें। मैंने दोनों की जो तारीफ़ें हैं, दोनों की डेफ़िनिशन है, मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की हैं कि ये भई आपकी फ्यूचर है और यहाँ पे ये आपकी सपोर्ट है। ये इसका मकसद ये है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट जो मैंने हाइलाइट किया है, वो यही चीज़ है कि बट एज़ हाई रेवेन्यू एंड सेफ्टी, only the crypto industry has the spot trade with high scale because of world adoption and climax changes. If you look at the BTC chart, you can see clearly Bitcoin still highest price since its launching price. Even other stocks require to 5 years, 10 years or 20 years of high growth like Tesla, Apple, Google. अब इस पॉइंट का मकसद क्या है कि हमने ऊपर बात की थी रेवेन्यू की भी और सेफ्टी की भी। अब हम इसको सॉर्ट आउट अगर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का फिजिकल वाला तो आपका पहले क्लियर हो गया ना। अगर हम फिजिकल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें रिक्वायर्ड है बिज़नेस उसको करने के लिए। पहले नंबर पे तो आपका ट्रेंड चेंज हो चुका, आप ट्रेंड से हट चुके हैं। वो यानी कि वीकनेस आपकी वहाँ पे चीज़ों की आ रही है। तो हम शिफ्ट कहाँ पे कर रहे हैं? अब ट्रेडिंग की दुनिया में कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग की दुनिया से मुराद ये चीज़ नहीं होती कि जस्ट आप उसको यही कंसीडर करते हो कि ये क्रिप्टो की मार्केट है, ये फॉरेक्स की मार्केट है, इसको ट्रेडिंग कहते हो। नहीं, नेसेसरी चीज़ें आपको मैंने बताई ऊपर, कौन-कौन सी चीज़ें कि इंसान के ज़िंदा होने से लेकर उसके मरने तक जो भी लवाज़िमात आते हैं, उसकी बाइंग सेलिंग किसी भी अगर सोर्सेज़ से हो रही है, हम उसको ट्रेडिंग ही शुमार करते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जाके हम ई-कॉमर्स कर लें, दराज़ का प्लेटफ़ॉर्म ले लें या अमेज़न का आप ले लें या आप अलीबाबा का ले पे आप ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं, उसकी जो रेशियो है प्रॉफ़िट की, वहाँ से आप देख लो कि कितनी सक्सेस रेशियो है। इसी तरह से अगर आप आ जाते हो एडसेंस की तरफ, एडसेंस ज़ाहिर-सी बात है आपको 2 चीज़ों के ऊपर चलेंगे, या वीडियोज़ के ऊपर चलेंगे या आपके चलेंगे ग्रोथ के ऊपर। वहाँ पे आप देख लो कि कितना आपको रेवेन्यू मिल सकता है और वहाँ पे कितनी उसकी पोटेंशियल है, उसकी सेफ्टी कितनी है। इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग में चले जाते हो सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, उस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो पहला हमारा क्या निकल गया, फिजिकल मार्केट निकल गई, हमारी ट्रेडिंग के अंदर हमारी आ गई कौन-सी डिजिटल मार्केटिंग आ गई और ट्रेडिंग आ गई। अब ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया उसके हिसाब से मैं भी आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जिनके लिए बाकी चीज़ें अच्छी साबित हो रही हों, मैं उस चीज़ से इनकार नहीं करता। मैं अपने क्राइटेरिया की अपनी फ़ील्ड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक इंसान की ये सोच है कि मैंने हाई पोटेंशियल लेनी है, तो फिर ये कंपैरिज़न हो रहा है। अब हाई पोटेंशियल के अंदर जो बाकी वाली मार्केट्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी पड़ेगी और वो चीज़ें आपकी टाइम टू टाइम है। वो लॉन्ग टर्म तक नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा कि क्यों नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए? आज अगर कोई फेसबुक की नई अपडेट आ जाती है, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएँगी, आपको फिर से नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास वो स्किल नहीं है। और स्किल से इनकार नहीं कर रहा, बार-बार इस चीज़ को इसलिए देहरा दोहरा रहा हूँ
कि आपके माइंड में ये चीज़ ना आए कि मैं आपको जस्ट ट्रेडिंग की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जैसे बाकी लोग करते हैं अमेज़न के वो करवा रहे हैं, अमेज़न, अमेज़न, अमेज़न यानी कि ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स बस। और भी फेसबुक का करवा रहा है जी, बस फेसबुक ही है जो है बाकी चीज़ें फारिग हैं। मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि आपने अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफ़ाई करना है। आपका जो रोड मैप है वो इस तरह से क्लियर कट होना चाहिए कि यार वो मेरी मंज़िल है, ये मेरा रास्ता है, मैंने इस रास्ते के ऊपर चल के वहाँ पे जाना है। ये चीज़ आपकी होनी चाहिए, इसलिए मैं साथ-साथ आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। अब मेरे लिए दोनों चीज़ें साइड पे निकल गई हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह मेरे ज़रिए मेरे क्राइटेरिया से निकल गई हैं। अब मेरे पास आ जाती है ट्रेडिंग की दुनिया और उसके अंदर भी मुझे सेफ ज़ोन में रहना है, जो मैंने सेफ्टी की बात की। अगर मैं आ जाता हूँ कि स्टॉक की मार्केट में, तो वहाँ पे आपकी मार्जिन ट्रेड है, फ्यूचर ट्रेड है और वो मैंने आपको बता दिया हुआ कि क्या है कि आप भई प्राइस के ऊपर प्रिडिक्शन करके आप ट्रेड करते हो। वहाँ पे मस्ट है, एसएल आपके लिए वहाँ पे ऐसे ही है, जैसे समझ लें कि आपको जीने के लिए साँसें चाहिए। ठीक है? ये चीज़ है। आपको ऑक्सीजन चाहिए, आप बगैर ऑक्सीजन के वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी को जी नहीं सकते। कितनी आप साँसें ले लोगे मसनूई तौर पे, तो एट द एंड क्या होगा? आपकी लाइफ़ खत्म, दी एंड, खत्म, टाटा, बाय-बाय। इसी तरह से फ्यूचर ट्रेड के अंदर एसएल मस्ट है। आप जितनी बड़ी मर्ज़ी ट्रेड कर लो, जितना मर्ज़ी बड़ा मार्जिन इस्तेमाल कर लो, अंडरस्टूड सी बात है कि भाई आपको वहाँ पे एसएल चाहिए। अगर एसएल नहीं लगाओगे, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। आप अकाउंट से लिक्विड हो जाओगे और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको क्रिप्टो की मार्केट को और साथ में स्टॉक मार्केट को स्टॉक के अंदर हमारी सारी चीज़ें आती हैं, फॉरेक्स की मार्केट आती है, करेंसियाँ जो हमारे पास ठीक है और शेयर्स मार्केट वगैरह हर चीज़ हमारे पास आ जाती है। स्टॉक ओवरऑल सबको बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखें पोटेंशियल किसके अंदर नज़र आ रही है हमें क्रिप्टो की मार्केट में आ रही है। प्लस उसके अंदर क्या बेनिफिट हमें नज़र आ रहा है, कोरोना के दिनों में आपको पता है क्लाइमेक्स चेंजिंग हालात ये वो सारे चेंज हुए हैं और उसके बाद लोगों की अडॉप्शन हो गई है, पैसों की जो आमद और रफ़्त हुई है वो किस तरह से हुई है। आज अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ये ऐलान कर दे या जो स्विफ्ट बैंक है वो ये ऐलान कर दे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे या जो वर्ल्ड बैंक है पूरी दुनिया का वो ये कह दे जी हम पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकल तौर पे हम बाइंग सेलिंग नहीं हम तजारत ही नहीं करेंगे तो आपके पैसे की क्या कदर रह जाएगी। तो अल्टरनेटिव तो उसका कुछ होना चाहिए ना, ऐसा अल्टरनेटिव कि जो जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। तो वो क्या चीज़ है? वो आपकी वो कीमती चीज़ें अब डिजिटल दौर है तो वो आपके लिए क्या गिना जाएगा, क्या शुमार होगा? वो आपके लिए ये चीज़ शुमार होगी। डिजिटल आपका गोल्ड, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी ये शुमार होगी। जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर और आपस के अंदर यानी कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वो किया हमला किया था, उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि एकदम से मार्केट क्रैश की, 1-2 दिन के बाद ऊपर तरफ उसने बूम कर दिया। क्यों कर दिया? यूक्रेन के अंदर बैंक का सारा निज़ाम ही खत्म हो चुका। उनका जो उनके साथ कनेक्शन था वो कट हो गया। अब वहाँ पे पैसे की जो तजारत थी वो हो नहीं थी रही, चीज़ें बाइंग सेलिंग हो नहीं थी रही। तो वहाँ पे लोगों ने जो डोनेशन दी क्रिप्टो इंडस्ट्री ने, उन्होंने क्या किया एक्सचेंजेस ने क्रिप्टो के ज़रिए वहाँ पे की, तो जिसकी वज़ह से पैसा आया, लोगों ने डोनेशन दी, ऑटोमैटिक उसने बूम किया आगे। कोई रोक तो नहीं सका उसको। वो अब आप उस चीज़ का मालिक खुद हो रहे हो। इसी के अंदर रहते हुए सेकंड हमें क्या पॉइंट मिला था स्पॉट ट्रेड का। आप स्पॉट के अंदर ट्रेड करो। आप खुद को पहले तैयार करो कि यार मैं इस काबिल बन जाऊँ, मैं इतना कमाना मैं स्टार्ट कर दूँ कि मुझे मार्केट के बीच में चीज़ों को रीड करना आ जाए। मुझे समझ में ये चीज़ आ जाए कि यार ये मैंने मार्केट के बीच में ट्रेड करनी कैसे है। मैं एक अच्छा पहले ट्रेडर तो बन जाऊँ, मैं एक अच्छा एनालिस्ट तो बन जाऊँ। मुझे एनालिसिस तो करनी चीज़ों का आ जाए कि मैंने चीज़ों का एनालिसिस कैसे करना है। चीज़ों का एनालिसिस होता कैसे है? मैंने किसी भी प्रोजेक्ट को उठाना कैसे है? मैंने किसी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? मैंने अपने पैसे को डबल कैसे करना है, ट्रिपल कैसे करना है? मैंने इसको 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना मैंने कैसे करना है? मुझे इन चीज़ों की तो समझ आ जाए। तो वहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पे नज़र आएगी आपको? आपको बाकी स्टॉक में नहीं आएगी। टेस्ला को देख लें, आप एप्पल को देख लें, कितनी पुरानी कंपनीज़ हैं। इनको 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल लगे हैं बिलियन डॉलर की एक मार्केट कैप क्रिएट करने के लिए। बिलियन डॉलर्स का इनका सासा बनने के लिए, फिर जाके ये बनी है। जबकि इसी को अगर देखते हुए अगर आप ये चीज़ देख लेते हो तो बिटकॉइन जब इसकी लॉन्चिंग हुई है 2009 के अंदर, उस टाइम से लेकर हर साल को अगर आप कंपेयर करते हो, तो अभी तक ये कई हज़ार गुना ज़्यादा अपनी लॉन्चिंग डेट से भी हाई है। और हम यहाँ पे क्या ववेला पेट रहे होते हैं कि बिटकॉइन अगर 5% नीचे गिर गया, भाई ये देखो, ये तो मार्केट फाड़ गया, यहाँ पे तो ये देखो, ये तो इतने परसेंट नीचे चला गया। जबकि हम ये चीज़ नहीं देख रहे कि भाई बाकी जो स्टॉक है उनको भी तो देखो ना कि वो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस आपको दी है। तो इसलिए जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो, उस फील्ड को समझना, उससे मोहब्बत करना सीखो। आपके लिए वो आसानी देगा, आपके लिए वो आसानियाँ पैदा करेगा, वो आपको आगे क्या करेगा, अर्निंग करने के मौके फ्राहम करेगा। जब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनोगे, अब वो क्या चीज़ है? देख लें सीधी-सी बात है कि आर ट्रेडर, आर इन्वेस्टर। एक ट्रेडर और इन्वेस्टर।
Which one is good? If you ask yourself, you got a better reply because all human psychology is not equal. Someone has a high IQ level, another one has patience. अब इसमें क्या चीज़ है कि अगर ये चीज़ मैं बोलूँ कि आप ऐसा करें कि इब्रार भाई मुझे कह देते हैं या यासिर भाई मुझे कह देते हैं, इशरार भाई मुझे कह देते हैं कि सर जी मैं ट्रेडर बन सकता हूँ या मैं इन्वेस्टर बन सकता हूँ। तो एक होती है आपकी थ्योरी, थ्योरी के बेस पे आप चलते हो। एक डॉक्टर कभी भी तब तक डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो प्रैक्टिकल चीज़ें करता नहीं है। वो मुर्दों के ऊपर अपना एनालिसिस नहीं करता, मुर्दों के ऊपर अपनी प्रैक्टिस नहीं करता, उसको चीर-फाड़ नहीं करता उसकी। यानी कि प्रैक्टिस होती है ना, उसके बाद जाके उस काबिल बनता है कि वो एक सर्जन बन जाता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एक डॉक्टर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट प्रैक्टिस वो डॉक्टर बन सकता है। इसी तरह से अगर आप अपनी ज़ात से पूछो कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, तो आपकी ज़ात खुद आपको इस चीज़ का जवाब देगी। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और पूछो अपनी ज़ात से कि भाई आप कितने पानी में हो? आप क्या कर सकते हो? अगर आप चाहो तो दुनिया भी फ़तह कर सकते हो। अगर आप चाहो खुदा को भी पा सकते हो। सिंपल सी बात है, खुदा कहता है मैं आपकी शाह से भी ज़्यादा करीब हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा यहाँ पे बैठा हुआ है। इससे मुराद ये चीज़ है कि उसको ढूँढने पे आओ तो लोगों के अंदर आपको उसकी सिफ़ात नज़र आएँगी। लोगों के अंदर ही आपको शैतानियत भी नज़र आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंसान शैतान है, बल्कि उसकी हरकतों सकनात शैतान वाली होती हैं। और बहुत सारे आपको अल्लाह वाले लोग भी नज़र आएँगे क्योंकि उनके अंदर अल्लाह की जो सिफ़ात होती है ना, वो शामिल होती हैं। तो इसलिए इंसानों के अंदर ही आपको खुदा की ज़ात मिलती है और इंसानों के अंदर ही आपको शैतान मिलता है। तो दोनों को किस तरह से पाना ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका रास्ता अच्छा होगा तो डेफ़िनिटली आपको अच्छे लोग मिलेंगे। आपकी जो वाइब्स पॉज़िटिव होंगी, तो डेफ़िनिटली आपको वहाँ से अच्छे लोग ही मिलेंगे। आपका रास्ता अच्छाई की तरफ ही जाएगा। अगरचे बहैसियत इंसान आप जाते भी हो उस तरफ तो खुदा की ज़ात आपको खुद ब खुद ही वापस लेकर आ जाती है। तो यकीन कामल आपने हमेशा रखना है। तो अपनी ज़ात से पूछना है, हर इंसान का जो साइको है उसकी एक जैसी नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, उनको समझ-बूझ अल्लाह ने ऐसी अता की होती है कि वो चीज़ों के एक ही दफ़ा देखने से समझ जाते हैं, एक दफ़ा सुनने से समझ जाते हैं, एक दफ़ा परखने से इंसान समझ जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे उनको बार-बार चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है, वो देखना पड़ता है, मतलब सुस्त-सुस्त वो चलते हैं। लेकिन पहले भी आपको चीज़ बताई थी कि हर मेहनती इंसान कामयाब होता है, लेकिन हर दूर-शारू इंसान कामयाब नहीं होता। क्योंकि अल्लाह को मेहनत वो कबूल है, दूर-शारी कबूल नहीं है। इसलिए मेहनत का फल हमेशा मिलता है। सेकंड जो चीज़ है, सेकंड नंबर पे आपने क्या चीज़ देखनी है कि वन अनदर फैक्ट दूसरा फैक्ट वो किस चीज़ का है कि इफ वी लुक एट द मार्केट एज़ इन्वेस्टर्स, यू शुड हैव द एक्सपर्टीज़ of the work which you want to trade and also money for investment. But if you are a newbie, you have not all of them. So the result will lose surely. ये इस चीज़ से मुराद ये है कि अगर आप मार्केट की तरफ ये देखते हो कि मैंने इन्वेस्टर बनना है, तो आपके पास किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को नहीं जानते, आप उसमें पैसा लगा दोगे तो डेफ़िनिटली मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि नतीजा जो आपको मिलेगा उस चीज़ का, जो रिज़ल्ट मिलेगा, उसका जो रिटर्न मिलेगा, आपको लॉस में मिलेगा। अब अगर मुझे बाइक चलानी नहीं आती, मुझे ड्राइव करनी नहीं आती और मैं गाड़ी पे बैठ जाऊँ और मैं उसको जनाब वाला स्टार्ट कर दूँ, सर्फ लगा दूँ और मैं जनाब उसको भगा दूँ, तो अंडरस्टूड सी बात है भाई मैं खुद भी डूबूँगा, मैं दूसरे इंसान को भी लेकर डूबूँगा। अब वो मेरे लिए नुकसानदेह चीज़ होगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अगर आपने इस फ़ील्ड पे आना है तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, आपके पास एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि मैंने इन-इन चीज़ों को लेकर आगे चलना है। पहला मेरा टारगेट ये है, दूसरा टारगेट मेरा ये है, तीसरा टारगेट ये है, इस तरह से आपने आगे चलना है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि मैं अपनी चॉइस के हवाले से मैं बताता हूँ कि माय चॉइस इज़ इन्वेस्टर आफ्टर बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आप अगर ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहे हो और इन्वेस्टर के तौर पे भी आना चाहते हो, तो अपने ज़हन में ये चीज़ रखिएगा कि बिज़नेस करने के हमेशा 2 असूल होते हैं। पहला असूल होता है कि जिस काम को आप जानते हो, आप उसके बीच में रिस्क लेते हो, आप उसके बीच में पैसा लगाते हो, आप उस बिज़नेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्केलेबल करने के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप अपना तन-मन आप उस पे लगा देते हो। सेकंड नंबर पे ये चीज़ है कि आप या तो अर्ली स्टेज के ऊपर उस चीज़ को लर्न कर रहे हो या आप लर्न तो उस चीज़ को नहीं कर रहे, लेकिन उससे फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट बंदे के साथ आप बिज़नेस कर रहे हो। आप उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। पैसा आप दे रहे हो, आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। जैसे बड़े-बड़े इन्वेस्टर लोग करते हैं, वॉरेन बफे की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। मुकेश अंबानी को आप देख लें,
क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ़ एक ही चीज़ के बि बिज़नेस करते हैं या उनका बिज़नेस एक ही है? ऐसा नहीं है। पैसा जो उनका इन्वेस्ट होता है ना, वो कई फ़ील्ड्स में होता है, अलग-अलग सेक्टर्स में होता है। वो सीमेंट्स में हो सकता है, वो किसी शेयर्स मार्केट में हो सकता है। आपको क्या लगता है कि गूगल की जो कंपनी है, क्या सिर्फ़ गूगल के जो ओनर्स हैं या उनके जो सीईओ हैं उन्हीं के पास ही उसके शेयर्स हैं? ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ उन्हीं के पास हैं। उसके शेयर्स हो सकता है वॉरेन बफे के पास भी हों, उसके शेयर्स हो सकता है कि उसके पास हों मार्क के पास भी हों। इसी तरह से जो इलोन मस्क है, उसकी आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि टेस्ला कंपनी क्या सिर्फ़ उसी की है? ऐसा नहीं है, टेस्ला के अंदर लोगों के शेयर्स हैं। तो बड़े-बड़े लोग जो इन्वेस्टर उन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ, तो वो क्या कर रहे हैं? वो डिपेंड होता है कि जो बंदा उसको चला रहा है, उसके बीच में कितनी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल की बुनियाद पे वहाँ से वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए वो इंसान क्या करते हैं, अपनी एक प्रेडिक्शन करके फ्यूचर की उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट भी तो उसी के साथ करेंगे ना, क अगर उनको इन्वेस्टमेंट का पता होगा कि इन्वेस्टमेंट के रूल क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट के असूल क्या होते हैं, वो चीज़ों को समझने वाला होगा कि यार हाँ, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए आपने अगर बनना है इन्वेस्टर तो भाई सबसे पहले आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना पड़ेगा। क्यों? कि जी मेरी जो 8 साल ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, अगर मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, उसका एनालिसिस करने के बाद जो मैंने चीज़ निकाली है कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनते, तो आप कभी भी एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते, आप उसकी स्टेज पे नहीं जा सकते। अगर आप लोगों के बीच में ये हौसला नहीं है कि भाई 40-50 लाख रुपए का लॉस करके भी आप भंगड़े डाल रहे हो शादी पे, अगर आपके अंदर ये जिगरा नहीं है, तो फिर ये क्या है? कि भाई छोड़ दो, आप लोगों के बस का काम नहीं है। अगर आपका माइंड पॉज़िटिव है, आपको पता है कि अगर यहाँ से मैं कमाने के बाद अगर मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है ना, मैं फिर से कमा सकता हूँ, मैं फिर से स्टेज पे आ सकता हूँ। तो कसम बखुदा अल्लाह ऐसे-ऐसे असबाब पैदा करेगा गैबी तौर पे, आप बिलीव भी नहीं करोगे कि यार ये असबाब कैसे पैदा हो गए हैं। तो उसके लिए शर्त एक ही है क्या? लगाव रखो अपनी फ़ील्ड के साथ, इश्क करो अपने काम के साथ। जब तक आप इश्क वाली वो वाइब्स अपने अंदर पैदा नहीं करोगे, आप उस काम को कर नहीं पाओगे। एसईओ कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, ई-कॉमर्स कर रहे हो, इवन के कोई भी कारोबार कर रहे हो, यार पेंचर तक अगर आप लगा रहे हो ना, उसके अंदर भी आप मोहब्बत के साथ पेंचर लगाओ। आप ये ना आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो टायर आया और आपने उसके बीच में 2 और छेद कर दिए और आप बोलो जी मैं अब 2 की जगह पे 4 के मैं पैसे ले लूँगा, वो नहीं काम होना चाहिए। फिर आपका आपके काम के साथ इश्क ना हुआ, मोहब्बत ना हुई बल्कि क्या हुआ, ज़्यादती हुई आपके काम के साथ भी और दूसरे बंदे के साथ भी। तो ये काम नहीं आपने करना। दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारा पॉइंट है कि इन द ट्रेडिंग फील्ड यू कैन अर्न मोर देन योर लाइफ टाइम इनकम विदिन अ मिनिमम टाइम। जितना आपने अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम टाइम फ्रेम के अंदर जाके, मैक्सिमम उम्र में आपने पैसा कमाना है ना, ट्रेडिंग के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप लोग मिनिमम टाइम में अब वो मिनिमम देखो, वो मैं इसको कैद इसलिए नहीं कर रहा, ऊपर आपको मैंने बताया कि हर इंसान का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं है। आप उसके बीच में क्या उसकी एक्सपर्टीज़ है, वो एक जैसी नहीं है। तो इसलिए हर इंसान का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। मंज़िल उसकी एक हो सकती है, लेकिन रास्ते जुदा हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि मिनिमम जो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है ना, उसके अंदर रहते हुए आप जो आपने ज़्यादा पैसा कमाना था जॉब करके या फिज़िकल मार्केट में जाकर आपने पैसा कमा के आपने करना था। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक इंसान की अगर मंथली सेविंग ₹5000 है, तो जनाब वो 1 साल के अंदर ₹60000 की सेविंग कर रहा है। अब उसको ₹3 लाख इकट्ठा करते हुए 2 ढाई साल का अरसा लग जाएगा। इसी तरह से अगर उस बंदे ने कोई 20-25 लाख रुपया कमाना है, तो उसको कम से कम यानी कि सेविंग करनी है अगर उस इंसान ने, तो उसको कम से कम 10 से 12 साल का टाइम रिक्वायर्ड होगा। 20-25 लाख की मैं बात कर रहा हूँ और अगर वो ही 20-25 लाख रुपया वो इंसान 1 महीने में क 1 साल में कमा जाता है, 1 महीना छोड़िए, मैं 1 साल पे ले जाता हूँ। 1 साल में कमा लेता, 10 साल कहाँ पे और 1 साल कहाँ पे। तो पता चल गया कि अपनी ज़िंदगी के बीच में वो इतनी पोटेंशियल रखता है कि भाई जो उसने 10 साल के अरसे में एक गोल को अचीव करना है ना, अपने टारगेट को उसने अचीव करना है, वो 1 साल में भी कर सकता है। बशर्ते कि आपके पास राइट पाथ होना चाहिए, आपके पास राइट स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, आपकी मंज़िल क्लियर कट होनी चाहिए, आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये रोड मेरा साफ है, मैंने इसके ऊपर बस भागते जाना है। भागने से मुराद ये चीज़ होती है कि आपने उसको हटाना नहीं, साइड पे नहीं करना, कोई भी मंज़िल आसान नहीं होती, दोनों चीज़ें साथ-साथ होती हैं। कोई इंसान भी इतनी आसानी के साथ एक जगह पे नहीं पहुँच जाता, उसको मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। लेकिन आपकी एक मंज़िल क्लियर होती है कि मैंने एट लीस्ट ये काम करना है, विज़न होता है आप लोगों के पास। सेकंड नंबर के ऊपर क्या चीज़ है, ग्रैब द वेब 3 अपॉर्च्युनिटी बिफोर यू आर टू लेट। यहाँ पे
ये मैं चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके साथ कि देखो, हमेशा ट्रेंड के साथ आप चलो। जिस चीज़ के ऊपर ट्रेंड चल रहा है जैसे आपको पता है कि आने वाला टाइम हमारी अक्ल इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। वो अलग चीज़ है कि हम हठधर्मी में पड़े रहें या हम हठधर्मी में पड़े रहें कि भाई नहीं, मैं मानने के लिए तस्लीम नहीं हूँ। मैं तस्लीम नहीं करता इस चीज़ को कि ये काम नहीं हो सकता। वो आप वो हिसाब है कि आप ये बोलो, गोश्त सामने रख के आँखों पे पर्दा रख दो और बोलो कि यहाँ भई ये इसको गोश्त को बिल्ली उठाकर नहीं लेकर जाएगी। वो भाई ले जाएगी। क्योंकि आप अपनी आँखों पे पर्दा डाल रहे हो और आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो, वो ले जाएगी। इसलिए ये देखो कि किस चीज़ के अंदर पोटेंशियल आपकी भर रही है, किस चीज़ के अंदर आपके लिए ज़्यादा पोटेंशियल है, वो क्या चीज़ है? आपको पता है वेब 3 है। अब वेब 3 से मुराद क्या है? इंटरनेट की जो थर्ड जनरेशन है वो है। अब डिजिटल दौर है ये वाला। उसके हवाले सब चीज़ों को देखो कि कौन-सी चीज़ें वो आपको ज़्यादा पोटेंशियल देती हैं। तो इसलिए इस अपॉर्च्युनिटी को आप जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको पकड़ो। आप इसके ऊपर गिरफ्त हासिल करो। आप इसके ऊपर सबकत लेकर जाओ। आप कोशिश ये करो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को एट लीस्ट अगर आप नहीं करना चाहते, प्रोफेशनली उसमें नहीं आना चाहते, लेकिन एट लीस्ट आपके पास उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज के लिए लाज़मी नहीं कि आपने किसी इंस्टीट्यूट को जाके आपने जॉइन करना, आपने किसी का जाके लाखों रुपए का कोर्स जॉइन करना, कोई बात नहीं, गूगल आपके पास पड़ा हुआ है। आप कम से कम आर्टिकल को जाके पढ़ो, ये तो देखो ये टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ है, उसको लर्न करने की कोशिश करो। बुक्स को आप पढ़ो। ज़ीशान उस्मानी साहब की जो बुक्स है मैं बार-बार उनको प्रेफ़र करता हूँ। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक ये पड़ी हुई है, ये आपको मेरे ख़्याल से यहाँ पे शायद आप देखें, ये नज़र आ रही है आपको? सीधा आपको नज़र आ रही होगी। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। मैंने कहा शायद वो ठीक है, यानी कि आपको राइट नज़र आ रहा है ना? वो उल्टा नज़र तो नहीं आ रहा? ठीक नज़र आ रहा है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर? कि उल्टा नज़र आ रहा है? अच्छा उल्टा, 1 मिनट में चेक अब देखिएगा, अभी आपको सीधा नज़र आ रहा है? इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, ये देख लें। ठीक है? ये ज़ीशान उस्मानी साहब की है। ये बुक इंग्लिश के अंदर है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो आप ठीक है डेफ़िनिटली आप इंग्लिश को ले जाएँ और जिसको इंग्लिश नहीं आती, आप ये ना महसूस करें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा? कोई बात नहीं। आस्ता-आस्ता ट्राई करने की आप कोशिश करें। गूगल आपके पास है। आप जो है ना लिखने की कोशिश किया करें। खुद ब खुद ही आपकी जो लैंग्वेज है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एट लीस्ट आपको इंग्लिश इतना आना स्टार्ट हो जाएगी कि आप माफ़ी ज़मीर को देख सकते हो कि वहाँ पे बयान क्या किया जा रहा है। तो वो हमेशा आपको रीडिंग से आएगा, आपकी कोशिश से आएगा। पहली बुक आपके सामने ये वाली है, ठीक है? ये। उसके बाद आप ये चीज़ देख लो, अगर जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रेफ़र करता हूँ, ये ज़हन में रखिएगा, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रेफ़र करता हूँ, ये उनकी बुक है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। जो बंदे भी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में आना चाहते हैं, एट लीस्ट उनको मैं प्रेफ़र करूँगा लाज़मी। मैं देखें इनकी कोई मैं एडवर्टाइज़िंग नहीं कर रहा, ना उन्होंने मुझे कोई पैसा दी है, ठीक है? ना मैं उनको कुछ जानता हूँ। लेकिन क्या है कि इसके बीच में नॉलेज है और ऐसा नॉलेज है कि जो आपको लाखों का कोर्स लेकर इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं देंगे। और बुक्स पढ़ने का सबसे बड़ा जो मज़ा आता है ना, वो ये चीज़ है कि आपकी वहाँ पे एनर्जी ज़ाया नहीं होती है आपकी आँखों की, कि आपने वीडियोज़ देखनी है, आपके कान पके, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप बैठे हो, सर्दी है चलो भई एक हाथ से आप वो मूँगफली को उठा लो, उसके फक्के मारते जाओ और दूसरी साइड पे आप बुक्स को पढ़ते जाओ, हाइलाइट करते जाओ चीज़ों को। अब मुझे तो मुताले का शौक है कि मैं स्टडी टाइम से कर रहा हूँ और अगर आप लोगों को शौक है बुक्स पढ़ने का और वहाँ सब कर सकते हो रीडिंग, तो आप उसको ले लो। जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके लिए तो ये मेरे ख़्याल से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी सिर्फ़ पाकिस्तान में है। मेबी उन्होंने कोई सोर्स कर दिया हो गुफ्तगू पब्लिशर्स जो है ना चा इनकी एप्लीकेशन भी है, इनका पेज भी है गुफ्तगू पब्लिशर्स, इनकी वेबसाइट भी है। आप वहाँ पे जाके चीज़ों को देख आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? ये मस्ट है। ठीक है, अब्रार भाई कह रहे हैं कि इसका पीडीएफ इनके पास है। अगर इनके पास पीडीएफ है तो हम बाकियों के साथ शेयर कर दें और जो उर्दू पढ़ने वाले हैं तो वो इज़िली उसको पढ़ लेंगे। शहज़ाद भाई शायद वो भी उर्दू को जानते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चलो वो भी पढ़ लेंगे। अगर आप इसको इसमें नहीं कर सकते यानी कि सॉफ्ट कॉपी में तो फिर आप पीडीएफ में पढ़ लें, अवेलेबल है वो कहते हैं मेरे पास है, वो शेयर कर देंगे आपको। तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कम आप एक इस बुक को लाज़मी पढ़ो। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो हमारे काम से रिलेटेड है कि मैकेनिज़्म क्या होते हैं एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करते हैं, क्रिप्टो करेंसी किस तरह से बनाई जाती है, ये किस तरह से लॉन्च होती है, चेन क्या होती है, ब्लॉक क्या होता है, आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी, अगर आप इसमें आना चाहते हो। और इसी तरह से अगर आप ब्लॉकचेन को मज़ीद आगे सीखना चाहते हो, ये बुक्स भी आपको मिल जाएँगी। ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, ये देखें, ठीक है जी? ये मस्नूई ज़हानत।
ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की। ये भी आपको मिल जाएगी कि रोबोट कैसे वर्क करते हैं और उसके बाद डाटा साइंस है ये। यानी कि ये सारी कंप्यूटर्स के हवाले से बुक्स हैं और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इन्होंने नॉलेज शेयर किया हुआ है कि अल्लाह इनको बड़ी लंबी हयाती दे और बहुत ही समझ लें कि मैच्योर बंदे हैं और नॉलेजेबल पर्सन है। बहुत माशाल्लाह इनके पास नॉलेज है जो इनकी बुक्स से भी पता चलता है। मेटावर्स के हवाले से इनकी वो आई है लेटेस्ट जो आई थी, वो ये है, ठीक है? ये मेटावर्स के हवाले से। तो ये 4-5 हज़ार रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट बनेगी कोई ये 3-4 बुक्स की। तो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के पास जो उनकी नई बुक्स आई थी वो भी मैंने पढ़ी थी। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बीच में काम करते हैं वो उसको मँगवा लें। तो उनकी वेबसाइट पे जाकर जो आपको बुक्स नज़र आती हैं कि ये मेरे काम से रिलेटेड है, ये फ़ायदेमंद है। आप उसको ऑर्डर देकर तो लाज़मी आप उनको पढ़ो। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, वो चीज़ें आपके काम आएँगी। कभी भी आपने खुद को रोकना नहीं है लर्निंग करने से, ये ज़हन में रखिए। अच्छा, मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ कि अगर चौथे नंबर पे हम पॉइंट को देखें कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो क्या है? इन द ट्रेडिंग फील्ड यू नीड टू दीज़ थिंग्स, गुड नॉलेजेबल अबाउट टेक्निकल पार्ट लाइक ग्राफिकल चार्ट, कैंडलस्टिक, ठीक है? कैंडलस्टिक चार्ट हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया, इंडिकेटर्स हो गए। मैं इसको साथ-साथ हाइलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग की दुनिया में आना है, ट्रेडिंग हमेशा आपकी होगी टेक्निकल एनालिसिस करके, ये ज़हन में रखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस जितना आपका अच्छा होगा, आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। वो उसकी बुनियाद है, उसकी बेस ही टेक्निकल एनालिसिस है, अगर आपने ट्रेडर बनना है। अब ट्रेडर के बीच में कौन-कौन सी चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, वो ये वाली है। सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? ग्राफ़िकल जो चार्ट होते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। कैंडलस्टिक का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कैंडल जो स्टिक आपकी होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद चार्ट पैटर्न का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इंडिकेटर का यूज़ कैसे करना है, उसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्या वाक़ई ये वर्क करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इंडिकेटर वर्क नहीं करते, ऐसी बात नहीं वर्क करते हैं, हमें उसकी सेटिंग करनी होती है, हमने उसका कॉम्बिनेशन करना होता है, उसको कंबाइन करना होता है अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है? उसका आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके बाद आपके पास चार्ट के जो टूल्स होते हैं, अब टूल्स कौन-सा है? फिबोनाची हो गया, इलियट वेव हो गया, हार्मोनिक पैटर्न्स हो गए, तो ये वो वाली रेशियोज़ हो गई कि चार्ट के बीच में आप इनको इस्तेमाल करते हुए आप एनालिसिस करते हो, प्रेडिक्शन करते हो कि प्राइस की मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है, उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। फिर आपके पास चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, वो होना चाहिए कि कौन से ज़ोन है आपके जहाँ पे बायर है, कौन से ज़ोन है जहाँ पे आपके सेलर है, ठीक है? इसको अलग-अलग नाम दिया जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, चेंज ऑफ चार्ट का नाम दिया जाता है, मतलब अलग-अलग नाम है हर बंदे के अपने हिसाब से। इस तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी प्राइस एक्शन है। अब प्राइस एक्शन के बीच में बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ पे प्राइस किस टाइम पे कहाँ पे ठहरी हुई थी, उसका एनालिसिस हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन करने के बाद आपके पास क्या चीज़ आती है, प्राइस एक्शन आती है। तो ये होगा हमारा चौथा पॉइंट कि आपको ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो। हम बात क्यों कर रहे हैं ये वाली? क्योंकि हम अपने रोड मैप को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमें इस इन्हीं चीज़ों के ऊपर जाएँगे। आप ये चीज़ ना समझिए कि इतनी चीज़ें हैं तो हम कैसे सीखेंगे ये है, वो है। आप लोगों का साथ होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ें सिखा कर रहूँगा। लेकिन चलना आप लोगों के साथ ही। 5वाँ वो क्या चीज़ आती है? वो भी हम देख लेते हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है, वो है कि बट इफ यू वांट टू बिकम एन इन्वेस्टर, यू शुड हैव द नॉलेज अबव ऑल ऑफ देम, प्लस अ गुड मार्जिन एंड पेशेंस। अब यहाँ पे ऊपर मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दी थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में, कि अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आपके बीच ये वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उससे पहले आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यों बोला कि 2 चीज़ें प्लस यहाँ पे ऐड होगी आपकी। पहले नंबर पे आपकी कौन-सी चीज़ मैंने ऐड कर दी कि आपके पास एक अच्छा मार्जिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो भाई क्या मुँह उठाकर चार्ट को देखते रहोगे? फिर तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए? सब्र होना चाहिए। इन्वेस्टर बंदा ये नहीं होता कि मैंने सुबह को ट्रेड लगाई, घंटे बाद मैं देख लूँ जनाबे वाला यार ये लॉस में जा रही है, मेरा तो ऐसे हिट होने वाला है, ओ यार छड्ड परा इन्हें क्लोज़ कर। ये इन्वेस्टर बंदा नहीं होता, ठीक है? इसको हम कहते हैं तुक्केबाज़ी। ये आपने काम नहीं करना। आपके बीच में सब्र सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अंडरस्टैंड द स्टॉक, ठीक है? स्टॉक को अंडरस्टैंड करना। क्यों करना जी? अंडरस्टैंड द स्टॉक बैकबोन एंड चूज़ द राइट प्रोजेक्ट फॉर ट्रेडिंग एंड investment, because in trading you have the
चांस ऑफ लूजिंग 30% बट इन इन्वेस्टमेंट 70%। अब यहाँ पे मैं दोनों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट कौन-सा था हमारे पास, जो मैंने आपको मैंने बताया कि भई अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और ट्रेडिंग भी करना चाह रहे हो, तो दोनों के बीच में फ़र्क किस चीज़ का आएगा? पहला फ़र्क ये आएगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जैसे मुझे अगर किसी जगह पे सफ़र करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा ना कि कौन-सी गाड़ी सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है और मैं उसको अफ़ोर्ड भी कर सकता हूँ। मुझे फ्लाइट पे जाना है, मैं फ्लाइट को चेक कर लूँगा कि यार मुझे अगर सऊदीया में जाना है, मुझे उम्रे पे जाना है या मुझे दुबई में जाना है, किस जगह पे जाना है, कौन-सी फ्लाइट मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन-सी फ्लाइट मुझे अच्छी सर्विस दे रही है और अफ़ोर्डेबल भी है। तो इन चीज़ों का जब आप एनालिसिस कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो कि भई मेरा सफ़र जो है ना, वो आसान रहे। उस सफ़र को आसान बनाने के लिए आप उस चीज़ को देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उस प्रोजेक्ट को एनालिसिस कर रहे हो। तो इसीलिए जब आपने ट्रेडिंग करनी होती है, तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसी प्रोजेक्ट में, तो आप स्टॉक को अच्छे तरीके से जानो। क्योंकि जो ट्रेडिंग के अंदर आपके लॉस की रेशियो होती है ना, वो ऑलमोस्ट 30% होती है, क्योंकि वो आपकी नज़रों के सामने चीज़ होती है। आपने एक क्राइटेरिया बनाया होता है कि मैंने इतने टाइम तक ट्रेड करनी है, मैं इतने टाइम तक बाहर आ जाऊँगा। आपको पता होता है, मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं स्कैल्पर हूँ, मैं किस तरह से हूँ, मैं स्पॉट कर रहा हूँ या मैं फ्यूचर कर रहा हूँ। फ्यूचर कर रहा हूँ तो कितने परसेंट मैंने ऐसा लगाना है, मैंने अपनी कितनी रेशियो रखी हुई है, ठीक है जी? तो ये चीज़ें 30% पे आती हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आपकी होती हैं, लेकिन उसके साथ 2 चीज़ें आपकी और आ जाती हैं। आपका मार्जिन होता है जिसका आपने लगाना होता है और आपके पास सब्र होता है। दोनों चीज़ों का जब आप वो करते हो, कंबाइन करते हो आपस के अंदर, तो आप 70% के ऊपर आप जाकर देख लो कि भई आपने 70% रिलाय करना होता है उस चीज़ के ऊपर। तो अगर आपका चूज़ किया हुआ प्रोजेक्ट इस तरह से हो कि आप अन्य-वाह जो है ना उसके ऊपर ट्रेड कर दो, तो फ़ायदा ही नहीं है। आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना कि आप आँखें बंद करके किसी भी प्रोजेक्ट को आप उठा लो। देखो बाय चांस बैड लक हो जाना वो एक अलग चीज़ है। आप बाय चांस जो है ना उसके ऊपर वो ना करो कि इन्वेस्टमेंट कर लो। आपने क्या करना है, आपने अपने पास ये कभी भी इस तरह से चीज़ को लेके नहीं चलना कि आप आँखें बंद कर दो और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। ऐसा काम नहीं करना आपने। आप एट लीस्ट इतना तो अपने बीच में हिम्मत रखो ना कि भाई जिस प्रोजेक्ट को मैं लेके आ रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे उसको अच्छे से परखना है। मैंने उसका जो रोड मैप है उस प्रोजेक्ट का मैंने उसको रीड करना है। मैंने उनका जो उनका व्हाइट पेपर है मैंने उसको पढ़ना है। कम से कम मुझे पता तो चले कि वो कर क्या कह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप वहाँ पे अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। किसी कंपनी में करना चाह रहे हो, उसका डिविडेंड्स देख लो क्या है, उसका रेवेन्यू देख लो कि आपको कितना दे रही है। इसके बाद वो आप उसके अंदर चीज़ें देख लो कि वो आपको किस तरह से परसेंटेज देंगे आपको। किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो देख लो कि यार वो आपको किस तरह से इंसान लेके चलेगा, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट देगा, वो आपको किस तरह से रिटर्न देगा, क्या उसकी पॉलिसी है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सोच समझ के आपने करनी होती है। वहाँ पे आपके लॉस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। अब लास्ट पे जो हमारा पॉइंट है, लास्ट वाला हमारा पॉइंट है जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जी टीम वर्क। ठीक है? मैं बार-बार, बार-बार, बार-बार इस चीज़ को मैं इसलिए प्रेफ़र करता हूँ कि टीम वर्क के अंदर जो आपसे काम होगा, वो आप अकेले कभी भी नहीं कर सकते। टीम वर्क ये ऐसी चीज़ है, इत्तेफ़ाक में बरकत का नाम सुना हुआ है ना? टीम वर्क भी ऐसे वर्क करती है। यहाँ पे आपका काम भी डिवाइड हो जाता है। आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है, नॉलेज शेयर हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक इंसान एक स्किल के अंदर परफेक्ट है, कोलैबोरेशन हो जाता है। हो सकता है कि आपकी टीम के बीच में ऐसे बंदे हों कि जो पैसा लगाने वाले हो सकते हैं। और वो आपके कोलीग भी हैं, वो आपको कह देता है कि यार आप ऐसा करो ना, मेरे पास पैसे जब हैं और आपको पैसे की कमी है ना, तो जब हम आपस के बीच में बैठे हुए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्यों इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं जिसके बीच में आप एक्सपर्ट हो। चले आपके काम के बीच में भी आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो काम आएँगी, आपका एक्सपीरियंस आगे बढ़ेगा और उसमें से हम दोनों को फ़ायदा भी होगा और साथ में हमारा एतबार जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आगे बढ़ती हैं। कंपनीज़ जब भी बनती हैं, तो वो इसी तरह से आगे मूव करती हैं और छोटी-छोटी ही होती हैं, कतरे-कतरे से दरिया बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंबाइन होके चलती हैं और ये जितनी भी हमने चीज़ें अभी देखी हैं या पढ़ी हैं, जो हमने समझी हैं, तो इसको हम नेक्स्ट जो है ना इसी तरह से वन बाय वन करके आगे लेकर चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ट्रेडर की दुनिया में जब हम आ रहे हैं यानी कि ट्रेडिंग की दुनिया में जब हम आ रहे हैं ट्रेडर बनने के लिए, तो उसके बीच में कितने टाइप के आप ट्रेडर होते हो। और वहाँ पे फिर हम सबसे पहले किस चीज़ को लेंगे, उसके बाद किस चीज़ को लेंगे, फिर हमने किस चीज़ों को देखना होता है,
मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है। तो इस तरह से हम वन बाय वन करके उन चीज़ों को देखते जाएँगे। और सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो भी बंदा नेक्स्ट जो क्लासेस होती है ना, उससे रिलेटेड जैसे मैंने टेक्निकल का अभी ये हमारा हमारा जो मेन फोकस है वो तो टेक्निकल के ऊपर ही है ना। तो अगर हम इन चीज़ों को लेते हैं तो जो प्रीवियस आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ना बैच की, पब्लिकली तौर पे B4 की, आप उनको लाज़मी देख लिया करो। जो मैं तो वैसे इसलिए उसको रिकमेंड नहीं करता कि भाई जो करंटली लेक्चर्स को नहीं देख पा रहे, वो उसको क्या जाकर देखेंगे। लेकिन जिन बंदों ने कोई चीज़ पानी होती है ना, जिनको तलब होती है, तड़प होती है, वो इंसान कर लेते हैं। तो इसलिए आप उस चीज़ को लाज़मी देखा करें, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। हमने तो अपनी चीज़ों को चलाना है, आगे कंटिन्यू करना ही करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितनी जल्दी हमारी चीज़ें कवर हो जाएँ, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारा आज का सेशन था। इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बाकी अब जो आपका माइंड में सवाल है, आप उसका जो है ना बात कर लें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग